सबसे पहले मैं हमारे जो रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपका नाम जयंत साहू है। आपको 23 वर्षों का एक्सपीरियंस है टीचिंग प्रोफेशन में। और आज सर आपको एसएससी जीडी लाइक हाउ टू ज्वाइन पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशली जो अभी एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके संबंध में सारी डिटेल देंगे और सिलेबस को डिकोड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ही विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड व्हाट कुड बी द स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, वो सारी चीज सर डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू। Good morning to all officers and students. I hope now you are happy to get the information about SSC GD 2024. It's a great chance to get a central government job. I am Jayant Sahu. From last 23 years, I am teaching English. I like to teach, that's why I am continuing this profession. In number of institutes of Bhopal, I am teaching. भोपाल के कई इंस्टीट्यूट पे मैं पढ़ाता हूँ. प्रेजेंटली आई एम सर्विंग इन MGICS महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट. देयर आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 3 years. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू interact with you to take the examination for which you are preparing. It is a great chance. I am talking about this examination for which you started to prepare or preparing. So, you know about the SSC GD notification 2024. आप लोग को पता चल चुका होगा. SSC GD notification 2024 डिक्लेयर किया जा चुका है अगस्त में, अगस्त 27 को. और यू कैन अप्लाई फॉर दिस for SSC GD till 27 September 2024. एग्जाम डेट आप लोग की अभी डिसाइडेड नहीं है और एग्जाम डेफिनेटली दिसंबर जन में होंगे. टिल 2025 मतलब जनवरी के 2025 तक आपके एग्जाम चलेंगे. तो आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं इसका आज आप मैं आइडिया डेवलप करूंगा. ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं. We will talk about the eligibility, who can appear in the examination. कौन कौन एग्जाम दे सकता है. यदि आप एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम में वही कैंडिडेट्स अपेयर हो सकते हैं जिन्होंने 10th क्लास पास की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से. वो इस एग्जाम को दे सकते हैं. इसके लिए एज आपकी होना चाहिए 18 to 23. फॉर ओबीसी कैटेगरी 3 years रिलैक्सेशन है और ST/SC कैटेगरी के लिए 5 years का रिलैक्सेशन. यदि आप इस कैटेगरी को फुलफिल करते हैं तो इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं. व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स आस्क्ड बाय द बोर्ड इन दिस एग्जामिनेशन. इस एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस किस तरह के सब्जेक्ट्स कवर करना है आपको, वो डिटेल्स मैं आपको और ज्यादा डीपली आगे चलकर दूंगा अगले सेशंस में. बाकी यहाँ पर आपको जो 20 क्वेश्चंस हैं वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के पूछे जाएंगे. 20 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पर पूछे जाएंगे. यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पर ही क्वेश्चंस डिजाइन होंगे और 20 क्वेश्चंस आएंगे. हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, बोथ इन वन यू कैन सेलेक्ट. दोनों में से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं और 20 क्वेश्चंस उसके लिए भी फिक्स किए गए हैं. ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज 2 marks.
यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सो ओवरऑल यदि पेपर देखा जाए तो 160 मार्क्स का है। 40 मार्क्स यू विल गेट फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्जाम हॉल में आपको 60 मिनट्स मिलेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस। आपको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। यदि आप एक सिंगल क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, यानी यहाँ पर जो माइनस मार्किंग है वो 0.25% की है। नेक्स्ट। If we talk about the form charges, तो ओबीसी या जनरल कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज चार्ज है। ST SC और शेड्यूल कास्ट के लिए कोई चार्ज नहीं है। ऑल क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, जो आपको 13 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रीचेकिंग या रीएवोल्यूशन की फैसिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट। Is the information which I am giving you already in the notification mentioned? Actually जो भी आपको information मैं दे रहा हूँ ये already notification में mention है। I know that already you have seen ये notification आपने पहले भी देख लिया होगा। Just I am revising in short way. The mainly I come here, मैं यहाँ पर आया हूँ आपको how you have to prepare for that particular examination. आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करना है, ठीक है, मेनली हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब सिलेबस की यदि बात करें तो यू हैव सीन इन द नोटिफिकेशन सिलेबस मेंशन, सिलेबस भी मेंशन किया गया है। यदि आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको दिखेगा एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट of non-verbal type. The component may be questions are analogic, similarity, differences, spatial visualization. These are the topics actually mentioned in that. ये इस तरह के टॉपिक मेंशन किए गए हैं। इसमें आपको विजुअल मेमोरी, discrimination, observation, relation concept, arithmetic reasoning, and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding, decoding, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आपको चैप्टर से कवर करना पड़ेंगे। जो आपका सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। सेकेंड आपका जीके और जनरल अवेयरनेस है। जीके आपको करंट तो करना ही है और स्टैटिक्स भी करना है। नेक्स्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको जो भी टॉपिक्स हैं एसएससी के लिए जो बच्चे पहले अब तैयारी कर रहे हैं पहले से, वही है जो एसएससी का सिलेबस है, वही एसएससी जीडी का भी सिलेबस है। तो मैथमेटिक्स में आपको वही परसेंटेज, रेशो, पोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, जो टॉपिक्स आपके एसएससी के हैं वही टॉपिक आपके एसएससी जीडी के हैं मैथमेटिक्स में। हर जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपके जो भी चैप्टर्स आपको कवर करना है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, 20 क्वेश्चंस हैं, पर चैप्टर सिर्फ सब वही है, तो सभी चैप्टर से एक एक दो से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है, तो हिंदी और इंग्लिश के जो टॉपिक्स आपने एसएससी में कवर करे हैं, स्पॉटिंग एरर, कंपैरिजन, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा जंबल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही टॉपिक यहाँ पर आपको इंग्लिश में मिलेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है।
अब आप इस एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना चाहिए। डेफिनेटली आप जब सीबीई क्वालिफाई करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा आपका, उसको आप क्वालिफाई करेंगे तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स फिजिकल टेस्ट। फिर आपको मूव करना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट की तरफ। इसमें आपको फेस करना पड़ेगा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके लिए आपको अपने आप को पहले चेक करना पड़ेगा कि आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। प्लीज मैम इसको। तो यदि मेल के लिए आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करेंगे तो एक्चुअली हाइट हाइट वाला सेक्शन बता दीजिएगा। नीचे 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 और नीचे, हाँ या नीचे नीचे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी की यदि बात करें तो फॉर मेल 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ही आप एग्जाम की तैयारी करें, अदरवाइज डेफिनेटली यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। नो नीड टू पुट द एफर्ट्स if you're not fulfill the physical test, then definitely you will be disqualified. So for male 170 centimeters, for female 157. There is some relaxation for STSC और OBC category. तो कुछ रिलैक्सेशन है यदि आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या एसटीएससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कुछ रिलैक्सेशन है। उसके अकॉर्डिंग आप फिजिकली टेस्ट के लिए श्योर हैं तो आप जरूर इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, और फिर आप जाएंगे फिजिकल ऊपर वाले से अब, या यदि आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को फुलफिल करते हैं तो आप जाएंगे पीईटी पर। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है ये। इसमें रनिंग की लिए आपको 5 किलोमीटर करना है मेल के लिए 24 मिनट्स में। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रेस को कंप्लीट करना है फॉर मेल, और फीमेल के लिए आपको ये करना है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स। 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है। फॉर लद्दाख रीजन्स सम फॉर लद्दाख रीजन्स कुछ वेरिएशन है यहाँ पर रेस में। 7 मिनट में उन्हें 1.6 करना है मेल कास्ट को, और फीमेल कास्ट को करना है 5 मिनट में 800 मीटर्स। बट हमारे यहाँ रेलेवेंट ये है कि एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बेसिकली फ्रॉम मध्य प्रदेश, या एग्जैक्टली, तो 24 मिनट्स में आपको मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, वहीं पर फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना रहेगा। और जो लद्दाख के बच्चे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली रिलैक्सेशन दिया गया है कि 1.6 किलोमीटर उन्हें दौड़ना है 7 मिनट में, और 800 मीटर्स 5 मिनट में उन्हें कंप्लीट करना रहेगा फॉर फीमेल। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है अबाउट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके अलावा सर ने आपको मिनिमम हाइट बता दी है जो कि रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू दिस एग्जामिनेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ये मेल के लिए 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि एससी और एसटी, तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और वो रिलैक्सेशन होगा मेल्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर्स और फीमेल के लिए 150। तो आप अगर इस एग्जाम को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मेरी हाइट इस क्राइटेरिया में फिक्स हो रही है या नहीं हो रही है, एग्जैक्टली बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सर। ओके, इसके अलावा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स और हैं, जैसे कि आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर्स नॉर्मल होनी चाहिए, और अगर आप एक्सपेंड करते हैं उसको तो वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए उसका, और ये फीमेल्स के लिए नहीं होता है, दिस इज ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो अगर आप नॉर्मल चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए,
और विथ एक्सपेंशन आपकी 85 सेंटीमीटर्स मिनिमम होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। Next one. Of the all verifications of the documents. Like the required documents. The required documents. Yeah. If we talk about the required documents, if you belong OBC or SSC category, so then you have to keep the caste certificate. If you are having the NCC certificate, then you have a 5% relaxation according to your certificate, sir. Okay. Next. Actually, mainly, I just want to say to all of you one thing. First of all, you have to qualify CBE. Actually, these are the things which we have to discuss after at the time of verification. When you just complete your all test, और जब आप सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तब इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी. Am I right? Yeah, sir. Yeah. So like before filling up of this form, what documents like we require in order to fill this form? So when you're going to appear in the examination, actually, you have to just carrying two photograph, color photograph, passport size. Okay, and you have to just one of the carry in the term of identification. You can carry Aadhaar card or voter ID or driving license or PAN card or passport. Okay, so one of them you have to carry when you are going to appear in the exam hall. कभी भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि एसएससी सबसे जीडी जो है वो बहुत बड़ा एग्जाम है, इसमें कम से कम अप्रोक्सीमेट 30,000 to 50,000 वैकेंसीज होती हैं, तो इट विल टेक अप्रोक्स 20 और 25 डेज है. ये 20 से 25 दिन लेता है. एग्जाम कंटिन्यूसली चलेगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है ये. तो आप लोगों को जब भी एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं तो अपने 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेके जाइए और एक आपको आइडेंटिटी के लिए एक कार्ड जरूर रखना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, या पैन कार्ड हो, या पासपोर्ट हो. ओके, अदरवाइज यू कांट अपीयर इन द एग्जाम हॉल ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. ओके, नेक्स्ट. Nothing is there. Please. If you have a NCC certificate, for C certificate, you will get a 5% relaxation. For B certificate, you get 3% relaxation. Or if you have a NCC A certificate, you will get a 2% relaxation. Okay. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी में बेसिकली आपको चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करें, जैसे कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ, सशस्त्र सीमा फोर्स, आई थिंक सो. तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा आप इसका सिलेबस पर ज्यादा फोकस करने को सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके सिलेबस पे थोड़ा ज्यादा रिक्वेस्ट करें, सो दैट हम समझ पाए, डिकोड कर पाए सिलेबस को. तो रेणु का एक बार सिलेबस पे प्लीज स्क्रॉल अप करें. तो अब चलिए, आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन. दैट पहले आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना रहेगा जिसमें टोटल 160 मार्क्स का वो पेपर होता है, एंड यू हैव टू स्कोर कुछ मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने रहेंगे उसमें. और उसको क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी रनिंग होगी, एंड उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, एंड फिर मेरिट बनेगी, एंड देन फाइनली लाइक योर ड्रीम विल लाइक कम ट्रू. तो उसके बाद हम सबसे पहले अब बात करते हैं इसके सिलेबस पे. तो जो पहला सेक्शन है दैट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. तो इसमें बेसिकली जो आपने एसएससी लेवल की रीजनिंग देखी होगी जिसमें रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज के रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आता है. उसके अलावा आपको वर्ड्स दे देंगे और उसके बीच का आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये वाला वर्ड
ये वाला वर्ड आएगा या नहीं आएगा, या नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो बेसिक लेवल ऑफ रीजनिंग है वो इस पेपर में पूछी जाती है। इसके अलावा अगर मैं जनरल नॉलेज और अवेयरनेस की बात करूं, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है जैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन क्या चल रहा है अभी कंट्री में, जनरल पॉलिटी लाइक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, आपकी सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और लाइक कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में पूछते हैं। तो ये बेसिकली डीप में नहीं जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे कि जैसे कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में दिया गया है। तो लाइक दीज काइंड ऑफ नॉर्मल क्वेश्चंस वुड बी देयर इन द एसएससी एग्जामिनेशन। उसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हिस्ट्री में आपको बस बेसिकली आपको ऊपर ऊपर सतही तौर पर नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री का, जैसे ये वाला वॉर कब लड़ा गया, ये वाली नीति किसने किस गवर्नर ने लाई या किस वाइसरॉय ने लेके आया। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि एक्ट महात्मा गांधी ने कौन सा इसमें एक्ट इंट्रोड्यूस किया। ये सारी चीजें आपको बेसिक बेसिक चीजें पूछी जा सकती हैं। ज्योग्राफी में भी आपसे करंट रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे अभी साइक्लोन आसना आया है तो ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ओवर सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पॉलिटी का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि इक्वालिटी किस आर्टिकल में दिया है, या चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन किस आर्टिकल में दिया है। सो लाइक दिस काइंड ऑफ नॉर्मल क्वेश्चंस वुड बी देयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ योर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे सबसे ज्यादा जो टॉपिक पूछा जाता है मैथ्स में वो होता है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, और कहीं ना कहीं परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज। सो ये जो 5 टॉपिक है आपको इनमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। एंड मैथ्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें स्कोर कर पाएंगे। एंड जो भी इस पेपर को निकालता है सबसे पहले उसका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप जीएस में यू कैन नॉट बी श्योर कि मैं जीएस में 40 मार्क्स का टोटल ये पेपर है तो मैं 40 में से 40 स्कोर कर लूंगा। बट एक मैथ्स ऐसा सेक्शन है जहां पर आप 40 में से कम 36 34 इतना 30 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं, और बहुत से बच्चे 40 में से 40 स्कोर भी कर लेते हैं। एंड मैंने आपको जो टॉपिक बताए जैसे परसेंटेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, these are the very important chapters from this section। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रीहेंशन आना चाहिए। लाइक आपको पैराग्राफ दे दिया, देयर वुड बी सर्टेन क्वेश्चंस और आपको वो आंसर करने रहेंगे। तो बेसिकली सर ने जैसे बताया कि इंग्लिश में व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कुड बी देयर, लाइक कॉम्प्रीहेंशन से हो गया, जंबल वर्ड्स हो गए, या कोई मीनिंग किसी का वर्ड का मीनिंग पूछ लिया, या सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया। तो लाइक देयर आर मिलियर्ड ऑफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी, बहुत सारे वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, आपको एक या तो आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, या बहुत सी मार्केट में बुक्स हैं। जैसे मैथ्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, आर.एस. अग्रवाल की एक बुक होती है, आर.एस. अग्रवाल की एक बुक होती है, वहां आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, आर.एस. अग्रवाल। ऐसी इंग्लिश के लिए सर कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे सर आप? If you are going to practice for SSC, we have less time actually. हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। We have only 2.5 month। Okay, तो 2 महीने में आप यदि चैप्टर वाइज एक्सरसाइज डील करते हैं तो नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल चैप्टर वाइज, लाइक परफेक्ट, ल्यूसेंट, परफेक्ट की बुक है, ल्यूसेंट की बुक है, एक अरिहंत की बुक है। पर ये 10th बेस का एग्जाम है, इसलिए मैं अरिहंत नहीं प्रेफर करने को कहूंगा। वो बैंक पीओ लेवल की बुक है एक्चुअली। देयर हाई फाई क्वेश्चंस आर देयर। ओके, तो आप यदि चैप्टर वाइज एक्सरसाइज डील कर रहे हैं एरर्स को लेकर, तो आप सेक्शन वाइज आप ल्यूसेंट और परफेक्ट की बुक में आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। यदि आप चैप्टर वाइज एक्सरसाइज ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं तो यू हैव टू मूव डायरेक्टली ऑन मिक्स एक्सरसाइजेस। तो एस चांद पब्लिकेशन हाउस ने एक एसएससी के लिए स्पेशली बुक मार्केट में लॉन्च की है। एसएससी के लिए स्पेशली इंग्लिश के लिए ही बुक है, वो सिर्फ सेपरेट। और पिछले कई एसएससी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले लास्ट 8 to 10 ईयर्स में,
और रिसेंटली जो एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, उनके एक्सरसाइज और क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं। सो आई थिंक दैट बुक यू हैव टू प्रेफर फॉर प्रैक्टिस सेशन। यदि आप चैप्टर वाइज एक्सरसाइज लगाना चाह रहे हैं तो आप मार्केट से एक्सरसाइज की, ल्यूसेंट की या परफेक्ट की आप बुक से ले सकते हैं। एक्सचान ने एक मिक्स एक्सरसाइज बुक लॉन्च की है स्पेशली एसएससी एग्जाम के लिए, तो वो आप अटेंड करिए। उसमें पिछले सालों में जितने भी एसएससी और अदर एग्जाम हुए हैं इस लेवल के, उनके क्वेश्चंस आपको विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। So please start to deal. If you have any type of doubt and query to take English, actually I am English faculty, so definitely I will guide you better in English subject. Okay. For other subject in other sessions, definitely we will organize such a session in which the particular subject teacher will guide you. Okay. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं इंग्लिश की और बात करूं और डिटेल में जाऊं तो शायद से एक नीतू मैम की एक बुक और जी 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 हाँ, केडी क्लासेस की, तो वो बुक भी बहुत हेल्पफुल रहेगी दोज हु आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो आई थिंक लूसेंट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। आप लूसेंट का जनरल नॉलेज की पूरी बुक उठाइए एंड आपको उसके अलावा कहीं नहीं जाना, जस्ट यू हैव टू स्टिक टू दैट बुक ओनली। आपको लूसेंट बुक जितना हो सके उसको रिवाइज करिए, गो थ्रू दैट बुक टाइम एंड अगेन, बार बार आप पढ़ते रहिए उसको। दैट विल 100% हेल्प यू आउट इन दिस, बिकॉज जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ कि आई विल स्कोर दिस मच ऑफ मार्क्स। सो यू हैव टू स्टिक टू वन स्पेसिफिक बुक, दैट इज लूसेंट। एंड अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो देयर इज वन मोर बुक, दैट इज किरण या टाइम्स की रीजनिंग की बुक आती है, एसएससी के लिए ही है। वो आपके लिए रामबाण साबित होगी, एक बार मैं अगर ये बात बोलूं तो, क्योंकि वो जो बुक है वो डेफिनेटली आपकी बहुत मदद करने वाला है। और सबसे पहले मेरा पर्सनल सजेशन है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स दोज हु आर एमिंग टू क्लियर दिस एग्जाम एसएससी जीडी, तो उनके लिए मेरा बस एक सजेशन है कि सबसे पहले आप कुछ मत करिए, आज जाइए, जस्ट गूगल 5 years question papers of SSC GD, previous 5 year question papers, go through it, analyze it meticulously, बहुत बारीकी से आपको ऑब्जर्व करना बेसिकली, राइट। एड्रेस तो यू जस्ट हैव टू मेटिकुलसली एनालाइज इट। उसके अलावा आप क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, देन यू विल गेट टू नो कि कौन से सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पता चले। आप ये जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें आउट ऑफ द सिलेबस बहुत सारी चीजें होती, तो फर्स्ट आपके सामने आपका सिलेबस होना चाहिए कि ये टॉपिक है, इसके अलावा मैं दूसरे टॉपिक नहीं करूंगा। क्योंकि आप अगर आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लीजिए मैथ्स की, या कोई भी बुक ले लीजिए, तो उसमें इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक और होते, और आप अगर उस बुक को ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आप कुछ अलग पढ़ना लग जाओ, सिलेबस में मेंशन ही नहीं, जो पूछा ही नहीं जाए, तो दैट विल ऑब्वियसली वेस्ट योर टाइम और वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। तो इससे बढ़िया सबसे पहले यू शुड हैव योर सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू, कि भाई ये सिलेबस है, दीज आर द टॉपिक्स दैट आई हैव टू कवर, एंड उसके बाद जस्ट मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ योर्स, कि मैं 2 घंटे जीएस को दूंगा, 2 घंटे मैथमेटिक्स को दूंगा, 2 घंटे इंग्लिश को दूंगा, एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ इंग्लिश है तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स है तो आप मैथमेटिक्स को बस 1 घंटे प्रैक्टिस देख करके उसके बाद यू कैन स्विच टू सम अदर सब्जेक्ट्स दैट आर गिवन इन द सिलेबस ऑफ योर्स। उसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करना है कि डिफिकल्टी लेवल क्या आ रहा है, 5 सालों में डिफिकल्टी लेवल कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये आपको एनालाइज खुद करना पड़ेगा, क्योंकि there will be no one who will help you out in figuring out all these things. There are n number of sources on YouTube. अगर आप कहीं एक्सेस नहीं कर सकते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, तो आपके YouTube पे ढेर सारे ट्यूटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। आपको जिसकी भी वीडियो समझ में आती है, जो आपके साथ उनकी मैच होती है, तो आप उनसे पूरी क्लासेस ले सकते हैं।
from that YouTube source only. Apart from this, you should more focus on reasoning, because वहां पर आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो. रीजनिंग और मैथ्स हुई, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर कर लिया, लाइक 30+ चले गया, तो आपका ऑलमोस्ट 50% गेम हो गया. और अब जीएस में अगर कोई अच्छे से अच्छा कैंडिडेट भी होगा, तो आई थिंक वो 32 मार्क्स ही ला पाता होगा, क्योंकि इतना वाइड सेक्शन है, वट एवर अंडर द सन, वो सारा जीएस है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस. Definitely difficult to score 100% in GA or GS. Yeah. Yeah. So you can score 100% in elementary mathematics and reasoning, because that would be normal. Like बहुत easy question, easy to moderate होते हैं, हार्ड एक आध क्वेश्चन हो तो वो, या बट लाइक आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय one thing should be in the mind of yours, that is time limit. मैथमेटिक्स में कोई लेंदी क्वेश्चन है, पता चला आप उसी को आपने अपने ईगो पे ले लिया, एंड यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ दैट आई विल डू दिस क्वेश्चन एनी हाउ, पता चला उसमें आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए. So this is something you have also to be clever at that point in time, whether to attend the question or not. और आप आगे चल के उसको बाद में attempt कर सकते हैं, but you have to be smart enough while preparing for this exam, क्योंकि आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि what are the strength of yours and weaknesses, and then you have to work accordingly, chart or rough out the strategy or the schedule or the timetable, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप पे मेहनत करनी. Sir, definitely my friend said a good point over here. All type of student are present today with us. आज सभी तरह के स्टूडेंट्स होंगे शायद हमारे साथ, कुछ फ्रेशर्स, कुछ ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, या कुछ की तैयारी उस लेवल पे होगी कि डेफिनेटली दे विल क्वालिफाई. तो इट्स अ राइट थिंग. ये बहुत अच्छी बात बोली सर ने कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू डाउनलोड द लास्ट 2 to 3 years पेपर. आप 2 से 3 साल के पेपर्स डाउनलोड करिए, स्पेशली फ्रेशर स्टूडेंट्स जिनके पास अभी तक तैयारी के नाम पर कुछ नहीं है, या वो तैयारी करना चालू कर रहे हैं. तो आप पिछले 3 साल के पेपर्स डाउनलोड करिए उस पर्टिकुलर एग्जाम के, और आप उन पेपर्स को देखिए कि what type of questions they are asking in particular subject. Actually उस particular subject में वो किस किस तरह के क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, किस किस चैप्टर से पूछ रहे हैं, क्या वेरिएशंस आ रहे हैं क्वेश्चंस को लेकर, हार्डनेस कितनी ज्यादा टफ होती जा रही है, और किस किस सेक्शन से किस किस तरह के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज पूछे जा रहे हैं. फिर आप कंक्लूज करिए कि एक चार्ट आप मेड बना सकते हैं यहाँ पर कि मुझे कौन कौन से चैप्टर से कवर करना है, और उन चैप्टर्स में मुझे किस किस बुक से एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है. वो उसके बाद आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए रूटीन की कि आप लोग हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर के डेली आप कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. पहले आप एक्सरसाइज चैप्टर वाइज अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद आप मूव करेंगे फिर मिक्स एक्सरसाइज पर. जब आप सारी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर चुके होंगे, उसके बाद आपको रिलैक्स होना है. डेली यू पिक अ सेट पेपर. आप एक कंप्लीट एसएससी जीडी का सेट पेपर पिक करेंगे. in every morning you have to attend that set paper and you check your accuracy yourself. आप अपनी accuracy खुद चेक करिए कि आज मैंने ये सेट पेपर अटेंड करा, मेरे आज इतना स्कोर करा. those questions which you are not able to attain, जो क्वेश्चंस आप अटेंड नहीं कर पाए उन्हें सॉल्व करिए. और डेली यू इफ यू कैन अटेम्प्ट 2 सेट पेपर्स इन अ डे, तो यू अटेम्प्ट 2 सेट पेपर्स. यदि आप 2 सेट पेपर अटेंड कर सकते तो 2 करिए, एक मॉर्निंग और इवनिंग में. डेफिनेटली I don't want to just talk about so much syllabus. You know about the syllabus very well. मैं ज्यादा सिलेबस के बारे में बात इसलिए नहीं करता क्योंकि सिलेबस सभी को मालूम है कि सिलेबस क्या है, और जिनको नहीं मालूम वो आप डाउनलोड कर कर देख भी सकते हैं. मेनली हमें करना क्या है, हाउ वी कैन क्वालिफाई और क्रैक दिस एग्जामिनेशन. हम इस एग्जाम को क्वालिफाई और क्रैक कैसे कर सकते हैं. तो मेरा मानना ये है, हो सकता है कि आप लोगों ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी
और if you made already a strategy to crack that particular examination, यदि उस एग्जाम के लिए आपने स्ट्रेटेजी बनाई है और आपको लगता है कि आप इस तरह तैयारी करेंगे तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो डेफिनेटली फॉलो दैट स्ट्रेटेजी। आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, मैं किस किस सब्जेक्ट में किस किस चैप्टर में स्ट्रांग हूँ, मैं उस एग्जाम में क्या कर सकता हूँ, वो यदि आपने स्ट्रेटेजी बना ली है और आपको लगता है वो सॉलिड स्ट्रेटेजी है, तो डेफिनेटली गो थ्रू इट, आप उस पे जाइए। ओके, मेरे को ये लगता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने का सिर्फ एक ही फंडा है, दैट फंडा इज यू स्टार्ट टू डील विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आप डेफिनेटली यू विल क्लोज टू द सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो start to attempt number of question in all subject, to take all chapters. Okay, at last when you just chapter wise completed your exercise, you have to go for mixed exercise. और सर मैं ये भी चाहूंगा कि आप बच्चों को बताएं कि इन दिनों कट ऑफ कितना जा रहा है सर। If you talk about, yeah, thanks sir. If you talk about the cutoff, last year in 23, okay, if you talk about the cutoff last year, na, okay, for OBC 146, sir, out of 160, 160. So- Only 80 questions will be asked in the examination. 80 questions आएंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 160 हो गए। अब 160 में लास्ट ईयर ओबीसी का कट ऑफ 146 था। ओके, फॉर एससी 132 और फॉर एससी 137 एंड फॉर ईडब्ल्यूएस 145 और for general category 147, means so there like is huge competition. yeah, you can understand the competition कि out of 160 you have to score more than 140 marks। तो आप बस आपके पास इतना ही लेवरेज है कि आप वहां 10 क्वेश्चन भी गलत नहीं कर सकते इफ यू वांट योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए तो आपके पास इतना भी लेवरेज नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा गलत कर दें। इवन कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरीज कि आप 147 कि आप 7 क्वेश्चंस भी गलत नहीं कर सकते। So like from this thing you can understand the level of difficulty of the examination और उसके अलावा competition ज्यादा हो, right? Apart from this मेरा एक suggestion और रहेगा कि जो भी आप साथ साथ तैयारी करते चल रहे हैं प्लीज मॉक टेस्ट देना मत भूलिएगा। आपको समय समय पर अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना है, चेक करना है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि मैं प्रिपरेशन का मेरा जो डायरेक्शन है वो सही है या मेरा प्रिपरेशन का डायरेक्शन अभी गलत तरीके से चल रही है मेरी तैयारी बेसिकली। तो मॉक टेस्ट भी आपको देना है सो दैट यू कैन फिगर आउट कि मेरी तैयारी सही चल रही है या नहीं। थैंक यू सो मच। अब मैं आप सभी को हमारे नए रिसोर्स पर्सन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिनका नाम है प्रशांत जी, और इनको लगभग 8 से 9 सालों का एक्सपीरियंस है। ये पिछले 2017 से अभी तक पढ़ा रहे हैं और कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा भी चुके हैं। और आज आपको सर ओवरव्यू देंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी, सीएचएसएल एंड एमटीएस। ये बेसिकली डिकोड करेंगे सिलेबस को कि आपको सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, व्हाट कैन बी द स्ट्रेटेजी ऑफ योर्स। तो आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने में भी शायद मदद करेंगे सर। तो ओवर टू यू प्लीज। जय हिंद विद्यार्थियों। जैसा कि कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हमारी तैयारी स्टार्ट कहाँ से होगी। कुछ लोगों के मन में होता है कि तैयारी तो करना है लेकिन किस चीज की तैयारी करें, कौन से एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर हों, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, प्रोसेस क्या होगी, हम एग्जाम तक कैसे जाएंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे इन सभी पॉइंट्स पर। तो चलिए करते हैं हम चर्चा, हमारी शुरुआत करते हैं और मैं आपके सामने इन सारे पहलुओं के राज खोले जाएं, ठीक है ना। तो चलिए की जाए शुरुआत। जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले एसएससी के एग्जाम सीएचएसएल पर।
तो जैसा कि सभी विद्यार्थियों को ये जानकारी है कि CHSL जो एग्जाम होता है, इसे हम 10+2 मतलब 12th के बाद, 12th जिन बच्चों का कंप्लीट हो गया है वो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई है। मतलब आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है कि सर हमारी एज क्या होनी चाहिए, हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप केवल 12th पास करने के बाद जो है CHSL के एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हैं। अब एक CHSL के एग्जाम को जब 12th लेवल का ही है तो इतना ज्यादा बड़ा एग्जाम या फिर ज्यादा मेहनत वाला एग्जाम क्यों माना जाता है कि बहुत तैयारी करनी होगी। तो देखिए, यदि हम चर्चा करते हैं MTS की, तो MTS होता है 10th लेवल का एग्जाम। लेकिन जब आप CHSL पर आते हैं और 12th लेवल के एग्जाम पर जाते हैं, तो 12th वाला बच्चा तो CHSL देगा ही, जिसका ग्रेजुएशन हो गया है वो भी CHSL देगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी संख्या जो है विद्यार्थियों की वो बढ़ जाती है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। तो चलिए हम करते हैं इसकी शुरुआत की ये तैयारी कैसे करें, आप कैसे एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा वो 2 चरण में होगा। अब 2 चरण मतलब सबसे पहले हमारा पहला जो एग्जाम होगा उसे हम जो है Tier 1 कह दें, या मैं आपसे कह दूं कि इसको प्री मान लें। पहला जो हमारा पड़ाव है, पहले पड़ाव में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 25, 25, 25 एंड 25। तो आपके पास 4 सेक्शन होंगे और चारों सेक्शन को मिलाकर जो आपका 200 मार्क्स बनने वाला है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा। मतलब आपका Tier 1 क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जो कि ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। जब हम सेकंड स्टेज पर जाएंगे तो सेकंड स्टेज पहले जो समय था वहां पर जो आपका सिलेबस हुआ करता था वो 2024 में नया सिलेबस केवल और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आ गया है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्किल टेस्ट लिखा है और टाइपिंग लिखा हुआ है। तो स्किल टेस्ट और टाइपिंग जो होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है। हमारा फिर कट ऑफ कहां से बनता है, तो पहला पेपर जो आपका है Tier 1 ये केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग पेपर जो होता है इसमें क्या हमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने नंबर का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, ये सारी चर्चाएं हम चलिए करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपकी कह रही है कि जो आपका पहला पेपर है 25-25 नंबर के, सॉरी 25-25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, नंबर मतलब आप मार्क्स समझ लेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25-25 होंगे। कितने सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट आपके सामने होंगे। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, स्टैंडर्ड लिखी हुई है, मैं आपकी भाषा में बताता हूं। तो आपकी मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, और क्या दिख रहा है, इंग्लिश आएगा और GA आएगा, मतलब जनरल अवेयरनेस आएगी। तो यहाँ पर आपके 25-25 क्वेश्चंस 4 सब्जेक्ट के होंगे। अब क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स बन जाएगा 200। 50-50 के 4 सेगमेंट बन गए आपके, तो 200 नंबर का आपका ये Tier 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर यदि हम समय की चर्चा करें तो आपको 1 घंटे का समय मिलने वाला है, 60 मिनट। 60 मिनट में आपको ये 200 नंबर की तैयारी कंप्लीट रखनी है कि हमें 200 नंबर का पेपर जो है वो 60 मिनट में कंप्लीट करना है। यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में एक और चीज चलती है कि सर नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.5 दी हुई है। अब 0.5 का मीनिंग क्या हुआ, क्या 50% की नेगेटिव मार्किंग है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 है। तो मैं कह दूं कि 1/4 या 25% की नेगेटिव मार्किंग बन रही है। तो यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और यदि गलत होता है तो 0.5 की कटौती होने वाली है। तो ये जो माइनस मार्किंग है ये 1/4 कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये जो आपका पेपर होगा 200 नंबर का, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा। एक चीज और छोटी सी यहाँ लिखी हुई है कि 80 मिनट्स दिए जाएंगे किसको, PWD। ये क्या है, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए 20 मिनट का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता है कि सर क्या मैं यहाँ पर ज्यादा नंबर ले आऊं तो कोई फायदा होगा क्या।
तो देखिए ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ आप ज्यादा मार्क्स लाएं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि कट ऑफ आपका जो बनेगा वो इससे नहीं बनेगा, ये केवल क्वालिफाइंग ही माना जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस का टाइप होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, ना तो पेपर बहुत टफ आएगा और ना ही पेपर बहुत इजी आएगा। मतलब इजी टू मॉडरेट मतलब कि आपने देखा होगा कि जब हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैं किसी भी एक सब्जेक्ट के टॉपिक की बात करूं कि हम यदि लेते हैं कि आप परसेंटेज से बहुत सारे स्टूडेंट वाकिफ होंगे कि मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज की जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत इजी से क्वेश्चन से शुरुआत होती है, लेकिन इसी कैलकुलेशन को मैं यदि फ्रैक्शन में और पॉइंट में ले जाना शुरू कर दूं तो ये कैलकुलेशन टफ होने लगती है। मतलब क्वेश्चंस जो है वो इजी टू मॉडरेट जाने लगते हैं, बहुत टफ नहीं होगा क्योंकि हम SSL मतलब 12th बेस्ड पर हैं। यदि ये लेवल ज्यादा होता तो टफ होता क्वेश्चन, लेकिन हम CHSL पर हैं, 12th पर हैं, तो बहुत टफ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं आगे, टीयर 2 में क्या रहने वाला है। उसके पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा आपसे। तो ये टीयर 1 का सिलेबस है, यहाँ पर चारों जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस का एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया है। तो जनरल इंटेलिजेंस जो है आपकी रीजनिंग, वहां पर आज का जो समय चल रहा है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग ज्यादा पूछी जाती है। अब ये लॉजिकल और एनालिटिकल क्या है, तो देखिए यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो केवल आप लॉजिक्स पर बनाते हैं। और फिर सर ये दूसरा आप जो बोल रहे हैं एनालिटिकल क्या है, तो एनालिटिकल में जैसे इनइक्वालिटी, हालांकि यहाँ 10+2 में इनइक्वालिटी नहीं होता, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग की, तो ऐसे कोई टॉपिक जो यहाँ सिलोजिज्म दिया हुआ है। तो ये सिलोजिज्म क्या होता है, आपने पढ़ा होगा न्याय निगमन बोलता है कि कुछ टेबल जो है वो कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां क्लास हैं। तो ये कहाँ आने वाला है आपका सिलोजिज्म। ब्लड रिलेशन कहाँ आता है, एनालिटिकल में। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान सा चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जान है ये चैप्टर। क्यों? कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग ना आता हो। तो ये कुछ बहुत इजी से चैप्टर्स जो है वो आपके रीजनिंग में रहने वाले हैं। मैथ्स में एक पहला ही चैप्टर जो है वो सिंप्लीफिकेशन दिया गया है। सेकंड हमने मिक्सचर एलिगेशन पर चर्चा की है। आपने थर्ड जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है लिखा हुआ है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर इसने सिलेबस में तो दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूछ तो लेता है पूरा परसेंटेज। तो भाई जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये तीनों चैप्टर्स को ही यदि मैं आगे बढ़ा दूं तो ये SI में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? यदि आप किसी का 30% निकालोगे या 10% करके 3 साल तक इंटरेस्ट लोगे तो बात तो 30% की ही हुई ना। तो यहां पर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI और CI आपको केवल परसेंट पूछकर ही पांचों टॉपिक के क्वेश्चन पूछ लेगा, या केवल SI CI बोलकर ही पांचों टॉपिक पूछ लेगा। तो ध्यान रखिए, वो बोलता है एक टॉपिक और पूछेगा आपसे पूरा टॉपिक, मतलब पांचों चीजें। आगे बढ़े, टाइम एंड वर्क बोला है तो पाइपेट सिस्टम भी पूछेगा, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस बोला है तो आपसे इसके सब पार्ट जो है ट्रेन और वोटेड स्ट्रीम, ये भी पूछेगा। तो यहाँ पर जो आपको टॉपिक्स देता है ये मेन टॉपिक्स बताता है, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो सभी पूछे जाएंगे। आपका डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर है, मेंसुरेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन जो बेस है मैथ्स का, कि आपने सुना होगा आजकल यूनिटरी मेथड चर्चाओं में है कि मैक्सिमम चीजें हम यूनिटरी से बना सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड जो बनता है वो कहाँ से बनता है, रेशो का ही एक पार्ट है यूनिटरी मेथड, कि आप एक रेशो की वैल्यू पता कर लो या एक यूनिट की वैल्यू जो है पता कर लो। तो हम मैक्सिमम मैथ्स को, मतलब 80% मैथ्स को मैं यूनिटरी से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब रेशो से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो टॉपिक्स हैं आपके बेसिक के टॉपिक हैं, या बना सकते हो। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश का सिलेबस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है उसका लेवल बढ़ता है CGL पर जाकर। यदि हम CHSL पर हैं तो बहुत इजी से टॉपिक आपको जो है यहाँ पर रहने वाले हैं, बहुत खतरनाक कुछ नहीं मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में आपके टॉपिक की यदि मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ लिखा है सर जो भी होता है। तो GS तो पूरा दिया है, लेकिन आपने देखा होगा कि यही सिलेबस आपको CGL में मिलने वाला है, यही सिलेबस आपको, और ऊपर चले जाओ आप टॉपेस्ट लेवल के एग्जाम पर
तब भी यही सिलेबस मिलेगा, तो फिर हम पढ़ें कैसे? तो देखिए, कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज होती है कि यदि टॉपिक लिखा है ब्लड, तो मुझे ब्लड को बिल्कुल डीप तक पढ़ना है। तो ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं क्योंकि एसएससी की, मैंने देखा है ये माहौल कि यदि बच्चा एमपी कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहा है, तो वो पढ़ने की कोशिश करता है कि मैं यूपीएससी लेवल पढ़ लूं। ये नहीं करना है हमें। भाई, हमारा जो लक्ष्य है, हमें उस लेवल तक ही तैयारी करनी है। अब मेरा लक्ष्य है भाई कांस्टेबल, मैं कांस्टेबल बनना चाह रहा हूं और मैं तैयारी कर रहा हूं आपके यूपीएससी लेवल की, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो हमारा लेवल है वो तय है कि हमें किस लेवल तक पढ़ना है। सर, ये डिसाइड कैसे करूंगा मैं कि मैं किस लेवल तक पढ़ लूं? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पुराने एग्जाम्स जो हैं उनके क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनको एक बार सॉल्व करके देखिए। आपको लेवल का अंदाजा खुद पता चल जाएगा कि लेवल कहां तक होता है एग्जाम का, किस लेवल तक चीजें पूछी जाएंगी। यदि ज्यादा डीप आप जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और बहुत समय यदि हम इस तैयारी में लगाएंगे तो वो आपका यूज का नहीं होगा। वो आप समय वेस्ट करना मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नॉलेज बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समय खराब तो होगा ही। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए था उससे हम भटक गए, थोड़ा सा दूर चले गए। तो वो हमें नहीं करना है। जो हमारा टारगेट है, हमें बस वो टारगेट को ध्यान में रखते हुए उतने ही लेवल तक तैयारी करनी है। तो चलिए, और थोड़ी सी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा अभी टीयर 2 की। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। मैन जो हमारे दिमाग में जो सबसे बड़ा टेंशन है, जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो इसी पार्ट पर आकर होता है। यहां पर आपके सामने सेक्शन लिखे हुए हैं, देखिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। और सेक्शन 3 में 2 मॉड्यूल लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, इनका यूज क्या है, आपके कौन सा पार्ट ज्यादा काम का है, वो हम देखते हैं। तो यहां पर सेक्शन 1 जो है हमारा, उसमें मॉड्यूल 1 हम मैथमेटिकल, मतलब आपके सिंपल भाषा मैथ्स और रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 जो है, मैथ्स के आपको 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिनके जो मार्क्स हैं वो कैसे डिसाइड होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा आपका, वो 3 नंबर का रहने वाला है। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब मैथ्स जो है वो बनने वाली है 90 मार्क्स की, 90 नंबर की। फिर हम रीजनिंग पर जाएंगे, तो 30 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग के मिलेंगे, और 30 क्वेश्चन 3-3 नंबर, मतलब 90 नंबर का आपको रीजनिंग मिलने वाला है। तो टोटल यहां से 60 क्वेश्चन और 180 नंबर आपके सामने तैयार हो गए। और समय जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा केवल 60 मिनट, 1 घंटे का। 1 घंटे में हमें ये 60 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, जो 180 नंबर की भूमिका निभाते हैं। फिर आपका जब सेकंड सेक्शन आएगा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि पेपर दूसरा आएगा। पेपर दूसरा नहीं आएगा, उसी का सेक्शन 2 आएगा। और सेक्शन 2 ये कहता है कि इंग्लिश आएगी और जीए आएगा। अब यहां पर क्या रेशो है, तो अंग्रेजी जो है वो जान है इस एग्जाम की। क्यों? देखिए, आप 40 मार्क्स जो है, 40 मार्क्स वो इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के होंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो यहां पर इसकी भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है। तो आपका अंग्रेजी और जीए ये मिलकर 180 नंबर को कवर करेगा। 2 घंटे का पेपर हो चुका, और हमारे नंबर कितना हो गया? 360। ये जो 360 है ना, 8 नंबर, ये 360 नंबर ही आपकी मेरिट बनाएगा। मतलब आपका जो सिलेक्शन तय होने वाला है, वो टीयर 1 से नहीं हो रहा था। टीयर 1 क्या था? वो केवल और केवल क्वालिफाइंग था। हम टीयर 2 पर आए, तो यहां पर आपको टोटल सेशन दिख रहा है 2 घंटे 15 मिनट का। लेकिन हमारे पास जो मेरिट बनाने वाला पार्ट है, वो केवल 2 घंटे का है। मतलब 180 और 180, 360 नंबर से आपकी मेरिट तय होने वाली है। फिर सर, ये कंप्यूटर नॉलेज, ये भी तो दिखा रहा है कि 15 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, 45 नंबर का ये पार्ट है। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग पार्ट होता है। उसके बाद जो आपका सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 है, इसमें स्किल टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। ये भी केवल और केवल क्वालिफाइंग है। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि यदि ये क्वालिफाइंग है, और मेरे वहां पर मतलब 180 और 180, 360 में से बहुत अच्छे नंबर आ गए, और मैं क्वालिफाइंग जो बचा था मेरा कंप्यूटर और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, यहां मैं फेल हो जाऊं,
तो मेरा सिलेक्शन होगा क्या? तो ध्यान रखिए, यदि हम मेरिट में आ जाएं, 360 में से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन आप कंप्यूटर का जो 15 क्वेश्चंस का जो पेपर है और आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है, यदि ये क्वालिफाई नहीं होता है तो आप सिलेक्शन के पात्र नहीं, रिजेक्शन के पात्र बन जाएंगे। ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है, ये क्वालिफाई होना ही चाहिए, तो ही हम सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके जो है सबसे अहम भूमिका जिसकी है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर, सबसे अहम भूमिका, सैलरी क्या होगी, पोस्ट क्या मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट बच्चे का होता है मैं तैयारी तो कर रहा हूं, मैं बनूंगा क्या, और पैसा कितना मिलने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखिए यहां पर जो हमारी पोस्ट है वो एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए और डीईओ, ये सारी पोस्ट आपको मिलने वाली है, जिनकी सैलरी जो है वो 19,900 से लेकर आप देखिए मैक्सिमम कहां जाती है, 92,300 तक जाती है। तो यहां पर सैलरी और जॉब दोनों ही बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी सर तैयारी करने की, कैसे ये सैलरी जल्दी हमारे अकाउंट में आ जाए? तो देखिए करना क्या है आपको, आपका जब 12th कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुरंत अपने नियरेस्ट जो भी आपको कोचिंग क्लासेस या लाइब्रेरी जो मिलती हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग हमें फिजिकली जाना है, आप ऑनलाइन यूट्यूब से आपकी कोई परिचित जहां से आपको अच्छे से अच्छा गाइडेंस मिल पाए वहां आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। क्योंकि क्या होता है आजकल बच्चा ऑनलाइन पढ़ तो लेता है, एक बार पढ़ लिया, नेक्स्ट टाइम जब वो रिवाइज करना चाहता है तो सेम डेटा उसे मिल नहीं पाता और फिर जो है वो समस्याओं में आ जाता है कि मैंने पढ़ तो लिया लेकिन मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं, और रिवाइज नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ पाता। तो सबसे पहले ध्यान दें कि अपने खुद के नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये होने वाला है कि जब नोट्स आप बनाओगे तो आपको 50 to 70% डेटा याद होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा पहचाना हुआ है, तो आपको चीजें याद रहने लगेंगी। मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी को दीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय लाइब्रेरी में बिताएं, क्योंकि जब हमें हमारे आसपास पढ़ते हुए बच्चे दिखते हैं तो अंदर से कंपटीशन की भावना आती है कि यार ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये इतना पढ़ता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, हम भी तो वही हैं, हम भी तो बेस्ट दे सकते हैं। और आपकी क्वालिटीज को आपसे बेहतर ना ही आपके माता पिता और ना ही आपका गुरु, कोई नहीं पहचान सकता। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं वो केवल और केवल आप जान सकते हैं। तो अपने आप को पहचाने और पूरे तरीके से झोंक दे तैयारी में। क्यों? क्योंकि जो निखार आएगा सिलेक्शन के बाद वो काबिल तारीफ होगा। आप जो है समाज के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। तो हमें अपना पूरा समय पढ़ाई के लिए समर्पित करना है और अच्छे से अच्छी जॉब पाना है। अब बीच में एक छोटी सी चर्चा और मुझे करनी है आपसे कि एक एग्जाम है हमारा एमटीएस, एसएससी एमटीएस। अब कुछ बच्चे जो हैं ये जानना चाहते हैं कि सर एमटीएस होता क्या है और एमटीएस हम क्यों दें, जब सीएचएसएल हमारे पास बेहतर ऑप्शन है तो हम एमटीएस में क्यों जाएं? तो देखिए हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारा स्ट्रगल भरा जीवन होता है कि कुछ बच्चा ये चाहता है कि मेरा पहले कहीं जॉब लग जाए और मैं जॉब के चलते आगे बढ़ जाऊं और फिर एक बड़ी जॉब ले लूं। तो हमें जब शुरुआत करनी होती है कि स्टूडेंट लाइफ से हम एक अच्छी लाइफ में जा पाए, हमारे दैनिक खर्चे हम निकाल पाए, तो जब आप सीएचएसएल के लिए या सीजीएल के लिए तैयार हो रहे हैं तो आप अपने उस तैयारी के दौर में अपना रास्ता बना सकते हैं। किसको? एमटीएस को। मतलब यदि मैं एमटीएस का एग्जाम दे दूं तो एमटीएस होता है 10th लेवल और एज क्या होती है वही 18 to 27, मैं स्टैंडर्ड लेकर चल रहा हूं, ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन के साथ अलग अलग होती है। तो यदि हम एमटीएस की बात करते हैं तो एमटीएस ऑफिस वर्क की जो जॉब होती है वो एमटीएस के थ्रू आपको मिलने वाली है। अब ऑफिस वर्क मतलब 10 to 5, 10 से 5 की नौकरी,
और एमटीएस का सबसे प्लस पॉइंट कि 5 दिन की वर्किंग होती है, 5 डेज वर्किंग है। यदि हम 5 डेज वर्किंग की बात करें तो आपको सैटरडे और संडे पूरा फ्री मिलने वाला है। मतलब हम अपनी आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 से 5 की नौकरी, आपको सुबह भी समय मिलेगा, शाम को भी समय मिलेगा, सैटरडे संडे पूरा पूरा फ्री मिलेगा। तो हम चाहें तो हमारा जो रास्ता तय करना है हमें सीएचएसएल और सीजीएल तक का, तो हम उस रास्ते को एमटीएस से होकर ले जा सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं चर्चा एमटीएस की। तो चलते हैं एमटीएस की स्लाइड से आपको रूबरू कराता हूं। तो जो आपका एमटीएस है ये 10th लेवल का एग्जाम है, ये हम चर्चा कर चुके। एज लिमिट जो है 18 to 27 है। अब यहां पर जो एग्जाम होता है उसकी प्रोसेस, यहां पर देखिए 2 स्टेप लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिखा है। लेकिन ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए नहीं होता। सभी एग्जाम्स मतलब सर ये तो एमटीएस ही है। देखिए ये एमटीएस है, लेकिन इसमें एक और पोस्ट होती है हवलदार की, ठीक है ना। और हवलदार की जो पोस्ट होती है उसके लिए फिजिकल टेस्ट होता है, और हवलदार के अलावा जो पोस्ट बचेंगी उनमें फिजिकल टेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। यहां पर आपके 2 सेशन रहने वाले हैं। पहला सेशन जो रहेगा वो आपका फ्री है। फ्री मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, जैसे आप चाहो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। सेकंड सेशन जो आएगा वहां पर नेगेटिव मार्किंग आने वाली है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90 होंगे और 3 नंबर का एक, मतलब 270 नंबर का ये प्रोग्राम रहने वाला है। तो करते हैं हम थोड़ी सी इसकी डिटेल में चर्चा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए क्या कह रहा है ये। यहां पर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपको 2 सेशन दिख रहे हैं ये दोनों पेपर अलग अलग नहीं होने वाले हैं, पेपर एक ही होने वाला है। मतलब पहला पेपर जब आपका होगा और उसका समय जब समाप्त होगा तो पहला वाला पेपर क्लोज होकर दूसरा पेपर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और पहला पेपर जो होगा आपका पहला सेशन वो आपका मैथ्स और रीजनिंग का है, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन आपके मैथ्स रीजनिंग के होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। तो आपके 60-60 नंबर के दोनों सब्जेक्ट होने वाले हैं। टोटल 120 नंबर का ये पेपर आपका रहेगा। अब क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं, और ये जो आपका 120 नंबर है इसको लेकर हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? ये केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर है। ये आपकी मेरिट में कोई रोल अदा नहीं करने वाला, ये केवल क्वालिफाइंग है। अब क्वालिफाइंग तो है, और एक और बहुत आसान सी चीज मैं आपको बता दूं, इसमें आपको केवल और केवल 20 और 20 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 45 मिनट में। मतलब समय भी पर्याप्त है, बहुत कम नहीं है समय। और जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको प्लस 15 मिनट्स, मतलब 60 मिनट का समय मिलता है, 1 घंटे का समय मिलता है। नॉर्मल 45 है समय, और फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए जो है वो 60 मिनट होता है। तो यहां पर ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। जब हम सेकंड पेपर पर जाएंगे तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पेपर आपका होने वाला है। यहां पर भी 25 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का ही चलते आया है पहले से, तो यहां भी 3 नंबर का ही है। तो 75 के 2 आपके जो है सब्जेक्ट हो गए। टोटल आपका 150, इस 150 से ही आपकी मेरिट बनने वाली है। ये 150 मार्क्स ही तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहां पर भी 45 + 15, मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनको +15 का रिलैक्सेशन होगा। एक चीज और हम डिस्कस करने वाले थे, नेगेटिव मार्किंग। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब 20 नंबर का मैथ्स और 20 का रीजनिंग आप बिल्कुल फ्री माइंड जो है सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सेकंड पेपर जो होगा वहां पर 1/3, 1/3 की 1/3 एक क्वेश्चन 3 नंबर का है आपका, ठीक है ना। 25 75 लिखा है, तो एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग देखो क्या लिखा है ऊपर, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर का नुकसान आपका हो जाएगा, और यदि सही हुआ तो 3 नंबर मिल जाएंगे। तो 3 नंबर पे 1 नंबर की कटौती, मतलब 1/3, 1/3 की जो है यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो चलिए इतना सब क्लियर है, चले आगे थोड़ा सा डिस्कशन और हम
मेन पार्ट क्या, सिलेबस। यहां पर जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो 10th लेवल होगा। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देंगे, इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चंस होंगे। मैथ्स में आपका मैक्सिमम पार्ट कवर किया है इन्होंने। मैक्सिमम पार्ट कवर करने को मैं डायरेक्टली यदि बोलूं तो एक बहुत ही इजी सा टॉपिक होता है हमारा, क्या, नंबर सिस्टम। बोलने में बहुत इजी लगता है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 12 से 13 टॉपिक कवर होते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग में दे रहा है, इंटीजर, सोल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब क्या है, सब नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो ये करीब 12 टॉपिक आपके नंबर सिस्टम कवर करता है। बाकी आपका परसेंटेज के 5 पार्ट पूरे दिए हुए हैं, टाइम एंड वर्क और लाइंस, एंगल्स। मतलब अब मैं ये कह दूं कि आपने जो भी 10th तक पढ़ा है वो सब इसमें आएगा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं आपकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में बहुत टफ सिलेबस इसमें नहीं है, रीजनिंग बहुत आसान सा है और बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इजी सा सिलेबस रीजनिंग का बनाया गया है। सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, बहुत इजी सा, जो आप यदि चाहें तो बिना टीचर की मदद के खुद से भी रीजनिंग को बना सकते हैं। जितना ज्यादा आप रीजनिंग को पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपकी माइंड की एक्सरसाइज होगी और आपकी चीजें जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आप जीएस पढ़ना चाहते हो, जो आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, आपका माइंड उतना ही फास्ट चलेगा जितना ज्यादा आप रीजनिंग लगाओगे। तो कोशिश करें कि हम अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा समय दें। फिर हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो भी देखिए बहुत ज्यादा नहीं है और 10th लेवल का ही है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ज्यादा खतरनाक वाला सिलेबस नहीं था। स्पेलिंग मिस्टेक पूछ लेता है, डिटेक्शन की कहां पर गलती हुई है, ये सब चीजें हैं, वन वर्ड पूछ लेगा। अब बात आती है जीए की, तो जीए मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि सबका सिलेबस सेम है जीए में, केवल फर्क क्या होगा, लेवल का। तो यहां पर लेवल थोड़ा और कम हो जाएगा। अब एक ओवरव्यू की मैं आपसे बात करूं कि यहां पर जो है सर तैयारी करनी कैसे है, तो आपको सबसे पहले अपनी एफिशिएंसी पर ध्यान देना है। अब ये एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम बच्चे या तो समय को मेंटेन नहीं कर पाते, समय जितना एग्जाम आपको प्रोवाइड कर रहा है उतने समय में हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आपको इससे बचने के लिए करना क्या है, कैसे हम अपने आप को बेस्ट बनाएं कि हम उतने ही समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाए। तो पहले, सबसे पहले आप बिल्कुल भी नो टेंशन होकर, कोई टेंशन आपको दिमाग में नहीं रखनी है, 4 से 5 महीने, और यदि हमारा 20 और वीक है तो 6 महीने केवल और केवल अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में और नोट्स बनाने में लगाना है। मतलब आपको बिल्कुल कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना है, आपको केवल सिलेबस को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के साथ साथ नोट्स तैयार करने हैं। जब आप अपने आप को पूरे तरीके से प्रिपेयर कर चुके होंगे, आप पूरे सिलेबस को पढ़ चुके होंगे, उसके बाद सेकंड टाइम जब आप पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरा पहचाना हुआ है। आपको याद नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ही तो पढ़ा। अब आप पढ़ के तो आप रेडी हो गए, लेकिन आप जब सेकंड टाइम इसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब जब आप सेकंड टाइम इसको रिवाइज करोगे, सेकंड रिवीजन के बाद हमें टेस्ट लगाने शुरू होते हैं। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, आपको एसएससी की साइड पर पुराने पेपर मिल जाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं आजकल हैं। तो आप पुराने पेपर निकालिए, उन पेपर्स को पूरा एक साथ सॉल्व मत करिए, क्यों, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। एक सब्जेक्ट उठाइए, उसके क्वेश्चन लगाइए, उसमें देखिए कि हम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, समय कितना लग रहा है। जब हम ये चीजें देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ है, मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा है। तो जब हमें हमारी कमजोरियां मिलती जाएंगी और उन्हें हम बेहतर बनाते जाएंगे तो हम सिलेक्शन की तरफ जाते जाएंगे। तो हमें मॉक जो है ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं, ताकि हमारी टाइमिंग परफेक्ट हो जाए और एफिशिएंसी परफेक्ट हो जाए। जब आपकी एफिशिएंसी परफेक्ट होती जाएगी, समय ऑटोमेटिक घटता जाएगा, क्योंकि जब आप एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को ज्यादा समय दोगे, या मैं कह दूं कि एक टॉपिक को ज्यादा समय दोगे, वो क्वेश्चन आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। और जब बच्चा मैथ्स बार बार लगाएगा
तो आपने देखा होगा मैक्सिमम बच्चे बहुत सारे मल्टीप्लाई आपको याद हो जाते हैं, स्क्वायर हमें प्रैक्टिस करते करते याद हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को इंटू नहीं करना पड़ता, क्यों? 15 इंटू 12 याद हो गया सर, 11 इंटू 12 याद हो गया सर, क्यों? प्रैक्टिस ने करा दिया ये। तो आप जब प्रैक्टिस लंबी करोगे तो आपका समय ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, आपको समय कम लगेगा और एफिशिएंसी और बेहतर आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा समय लाइब्रेरी में बिताएं, मतलब अपने आप को दें और प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा समय दें। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे और अपना जो है उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। और मेरी यही कामनाएं हैं कि आप सभी बहुत अच्छे पद पर सिलेक्ट होकर अपने माता पिता का और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।